स्टूडेंट्स, हम हिंदी में वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो जीव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है स्वरों को। तो देखते हैं ऑप्शन, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पार्श्व स्वर और विविध स्वर। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये जीव के आधार पर स्वरों को नहीं बांटा गया है। स्वरों को जीव की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। विविध जो है मुख्य आधार पर बांटा गया है। मुख्य आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, विविध स्वर, अर्ध विविध स्वर, अर्ध संवृत और संवृत स्वर। मुख्य आधार पर 4 और जीव की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, अर्ध विवृत स्वर है तो अर्ध विवृत स्वर को पहचानना है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए बड़ा ऊ, बड़ा ए, बड़ा आ, छोटा ए। तो इसमें जो है अर्ध विवृत को पहचानना है तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, बड़ा ए अर्ध विवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत कहते हैं और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे अर्ध संवृत कहते हैं और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे संवृत कहते हैं। यह विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा, विवृत में एक स्वर आता है बड़ा, और अर्ध विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसके अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, छोटा है, छोटा ए, यागत स्वर और ये बड़ा औ। अर्ध संवृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ये 2 वर्ण होते हैं, छोटा ए और छोटा औ। और संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, इसमें 4 वर्ण आते हैं, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य व्यंजन को पहचानना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो मूर्धन्य जो होता है वो टा वर्ग होता है और रा और से होता है, रा और से, पेट चिरा से। तो टा वर्ग कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी। तो ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या ये है, ये सा और जो है और रा आता है जो कि मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसमें से क वर्ग के उच्चारण का स्थान पहचानना है। तो क वर्ग दंत्य होता है, कंठीय होता है, ओष्ठीय होता है, तालु होता है। तो क वर्ग का जो है कंठीय उच्चारण होता है, कंठ से उसका उच्चारण होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क वर्ग के सभी बड़ा कंठीय से उच्चारित होते हैं, जिनमें है भी आता है और क वर्ग आता है। कंठ से इन क वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है, तालु से च वर्ग के वर्गों का उच्चारण होता है, मूर्धा से ट वर्ग और दंत से त वर्ग, ओष्ठ से प वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है और अंतस्थ 4 होते हैं और उसमें 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है। तो यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, उसमें है, अंतस्थ है, दंत्य है या तालव्य है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ये अंतस्थ है, बल 4 होते हैं, य, र, ल और व, इनकी संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मुर्दा है। तो किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मुर्दा है। तो टा वर्ग जो है मुर्दा
आता है और शा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वाला शा और ऋषि टा वर्ग के सारे वर्ण मूर्धा से उच्चारित होते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूर्धा के अंदर टा वर्ग और याला शा और ऋषि, तालु के अंदर शा और ये हा, नहीं हा गलत है, यहाँ पर हा कंठे में उच्चारित होता है। चा वर्ग, सा वर्ग और या तालु से होता है। दंते से श होता है, ये छोटा श, और तय वर्ग के सभी वर्ण होते हैं। दंते में लय भी होता है और कंठीय में क वर्ग होता है, वो छोटा और बड़ा दोनों कंठीय से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठीय होता है, ओष्ठीय होता है, तालव्य होता है या अनुनासिक होता है? तो विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो कंठीय से होता है और विसर्ग हर्षा हल है जो है और विसर्ग जो है कंठी से होता है और का वर्ग के सभी वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दे रखें छोटा बड़ा और का वर्ग के सभी वर्ण हा और विसर्ग ये कंठ से उच्चारित होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बिल्कुल निचोड़ दे रखा है यहाँ। इसके अलावा कोई भी वर्ण कंठी से उच्चारित नहीं होगा। छोटा बड़ा कै वर्ग के सभी वर्ण है और विसर्ग ये कंठ से उच्चारित होते हैं। बाकी और कोई भी वर्ण ऐसा नहीं बचा है जो कंठ से उच्चारित होगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग में ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। तालव्य में छोटी बड़ी चा वर्ग ये या है, यहाँ पर ये और श, ये था गलत कर दिया, यहाँ पर यह है श और ये तालव्य से उच्चारित होते हैं। स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण अंग अनुनासिक होते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर ये सभी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो तालव्य नहीं है, तालव्य चा वर्ग के सभी वर्ण तालव्य होते हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तालव्य नहीं है। तो ये का नहीं है, ये कंठी है, से सभी तालव्य वर्ण के वर्ग के उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, कंठ ओष्ठीय दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ ओष्ठीय दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? छोट ऋषि, बड़ा ओ, बड़ा ऊ या ए? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ये कंठ ओष्ठीय। ये संयुक्त स्वर है, कंठ और ओष्ठीय के द्वारा उच्चारित होता है, जिसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। कंठ ध्वनि होती है छोटा बड़ा और का वर्ग। तालव्य ध्वनि होती है छोटी बड़ी और चा वर्ग और यश ये और श वर्ण। और मूर्धन्य होता है टे वर्ग और शा, इसमें रा और होता है। दंत्य ध्वनि होती है ता वर्ग और ल और श, यहाँ पर रा गलत दे रखा है, रा नहीं होता, रा यहाँ पर होता है मूर्धन्य में। तो दंत्य ध्वनि ता वर्ग और ल और श होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओष्ठीय पा वर्ग के सभी बढ़ाते हैं और कंठ तालव्य में छोटा ए और बड़ा ए आते हैं केवल। कंठ ओष्ठीय में छोटा आओ और बड़ा ओ आते हैं। अगला प्रश्न है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य का इसका ऑप्शन कौन सा दे रखा है? बड़ा ओ, बड़ा आओ, ऋषि या ए? तो कंठ तालव्य में ऑप्शन डी हो जाएगा। एक कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं दोनों स्वर। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है? तो ओष्ठीय के अंतर्गत पा वर्ग के सही वर्ण ओष्ठीय में आते हैं। माँ, बा, बड़ा ऊ या, और स्वरों में छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठीय के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये पूछ रहा कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है? तो ओष्ठीय जो नहीं है वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये कंठीय वर्ण है। बाकी ये भी ओष्ठीय है और ये भी ओष्ठीय है और बा भी ओष्ठीय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठीय वर्ण कौन सा है? तो कंठीय पहचानना है। कंठीय कौन सा है? छोटा ऊ,
छोटा आ, छोटी बड़ी, तो ये तालब भी है, बड़ी तालब भी है, ये ओष्ठी है और ये कंठी है, तो कंठी ही पहचानना है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न, छोटी बड़ी च वर्ग के सभी वर्ण आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठी से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है या ओष्ठ्य से? तो ये तालव्य से होता है। अगला प्रश्न है, ये दे रखा है यहाँ पर विवरण, और कंठ में छोटा बड़ा और क वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, मूर्धन्य में ट वर्ग और ऋषि आता है, और ओष्ठ्य में छोटा उ बड़ा उ पा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, और तालव्य में छोटी बड़ी और चा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, और या और बड़ा शा आता है तालव्य में। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 3 भागों में बांटा गया है। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, और अग्रस्वर वर्णों की संख्या 4 है, छोटी बड़ी, छोटा ए, बड़ा ए। और मध्य स्वर के अंदर एक वर्ण आता है छोटा आ, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय हो, तो ये ऑप्शन ये जो है छोटा आ एक वर्ण होता है। और पश्च स्वर के जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है और उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे इनकी संख्या 5 है, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा आओ और छोटा ओ। अगला प्रश्न है, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ्य वर्ण पहचानना है, छोटा ये कंठी है, बड़ा ये भी कंठी है, छोटी तालव्य है, छोटा ऊ ओष्ठ्य है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न पूछे गए 2 यूपीएससी वीडियो 2018 पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। अगला प्रश्न है, यह कंठ में दोनों ये स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, केवल स्वरों का। कंठीय में ये आते हैं स्वर, तालव्य में ये आते हैं 2, मूर्धा में 1 आता है, ओष्ठ्य में ये आता है ऊ, और कंठ तालव्य में ये आता है, और कंठ ओष्ठ्य में ये आता है। तो ये सब स्वरों का वर्गीकरण कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य पहचानना है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ये ओष्ठ्य है, र और श ये मूर्धन्य है, ए और बड़ा ए ये कंठ तालव्य है, छोटा बड़ा ये कंठी है। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है? छोटा आओ, बड़ा ए, है या छ? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कंठ तालव्य ये 2 हैं स्वरों में, छोटा ए और बड़ा ए। अगला प्रश्न है, छोटा आओ बड़ा ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठी है, एक कंठोष्ठी है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये कंठोष्ठी के उदाहरण है। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार भी निकलती है, तो उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार बिंदु का, रेफ का, नुक्ता का या चंद्र बिंदु का? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुस्वार। ये दे रखा है यहाँ पर, जब स्वर के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो उसे अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका चंद्र बिंदु, तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। और केवल नाक से निकलती हो तो उसे अनुस्वार बिंदु कहते हैं, और चंद्र बिंदु जो नाक और मुख दोनों से निकलती हो उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुस्वार केवल नाक से निकलती है। हवा, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? नाक और मुख, नाक, मुंह और ओष्ठ। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अनुनासिक में दोनों से निकलती है हवा, नाक और मुख से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? संभावित, संभावना, संभव या संभालना? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इसमें अनुनासिकता का भाव है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से संवाला शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है इसके उच्चारण में वायु नाक से कम और मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में ये विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई गई है। चंद्र बिंदु प्राय तद्भव रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निरनुनासिक, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी मौखिक स्वर या ऑप्शन डी लुंठित। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अनुनासिक। नाक और मुख दोनों से निकलती है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनि में केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाती है? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिन ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर, संवृत्ताकार, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर या निरनुनासिक स्वर। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अनुनासिक स्वर हो जाएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? वो निरनुनासिक शब्द स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। और अनुनासिक स्वर में ध्वनि जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, वो अनुनासिक होती है। नाक और मुख से दोनों से निकलती है अनुनासिक, और जो केवल मुख से निकलती हो वो निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। होठों की आवृत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया गया है। तो होठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति मुखी स्वर है? जो अवृत्ति मुखी स्वर पहचानना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो अवृत्ति मुखी स्वर को पहचानना है तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ये अवृत्ति मुखी स्वर है, शेष बाकी वृत्ति मुखी स्वर है। होठों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, वृत्ति मुखी और अवृत्ति मुखी स्वर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर अवृत्ति मुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ति मुखी या गोलाकार नहीं होते अवृत्ति मुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, छोटा, बड़ी, छोटा ए, बड़ा ए। वृत्ति मुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं वे वृत्त मुखी स्वर कहे जाते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या आगत स्वर बड़ा। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश स्वर है, अग्र स्वर है, अग्र विवृत है या पश संवृत है? तो ये संवृत है। संवृत में 4 स्वर होते हैं, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो संवृत तो ये है। और अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश स्वर। तो अग्र स्वर में 2 आते हैं, 4 आते हैं, छोटी, बड़ी, छोटा ए, बड़ा ए। और मध्य स्वर में छोटा आता है और पश स्वर में बड़ा हुआ आता है। तो उसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा।